कहीं ऐसे भी लोग होंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। सो एक्साइटमेंट है दोनों तरफ से। सो स्टार्ट करते हैं हम। मैं अगेन बोलूँगा, मैं वापस आपको स्टार्ट से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल जीरो से, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं उस चीज़ को वहाँ से ही शुरू करूँ जहाँ से वो चलता है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स मार्केट की। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट कहाँ से आया, क्या चीज़ है, थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले, टोटल वर्ल्ड में 3 तरह के ऑनलाइन मार्केट होते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 3 ऑनलाइन मार्केट है, ट्रेडिंग मार्केट, जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। पहला है स्टॉक मार्केट, जो कि हर कंट्री का अपना सेपरेट होता है। ठीक है, जैसे इंडिया का स्टॉक मार्केट NSE BSE है, उसी तरीके से चाइना, जापान, US, UK एंड ऑल कंट्री। तो स्टॉक मार्केट हर कंट्री का अपना सेपरेट मार्केट होता है। ठीक है, उसमें हम क्या बाय सेल करते हैं, तो उस कंट्री की कंपनीज की शेयर्स को हम बाय एंड सेल करते हैं। सेकेंड जो सबसे बड़ा मार्केट होता है, उसको हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट, जिसमें हम कमोडिटीज को खरीदते हैं। अलग अलग टाइप की कमोडिटीज होती है, जैसे एग्री कमोडिटीज होती है, पेट्रोलियम कमोडिटीज होती है, प्रीशियस कमोडिटी होती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इस टाइप में। सो जो कमोडिटी मार्केट होता है वो भी अपनी तरफ से एक सेपरेट मार्केट होता है, हर कंट्री का अलग। क्योंकि कोई कमोडिटी किसी कंट्री के अंदर बैन है बाय सेल, और वही कमोडिटी दूसरी कंट्री में बाय सेल के लिए बैन नहीं है। सो कई बार क्या होता है कि ये मार्केट सेपरेट होने का सबसे बड़ा इशू यही है कि कहीं पर कोई कमोडिटी पे आप बिल्कुल आराम से बाय सेल कर सकते हो, लेकिन कहीं पर वो बैन होता है। और तीसरा जो मार्केट होता है, वो होता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में हम लोग करेंसीज पे काम करते हैं, करेंसीज को बाय सेल करते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात ये, और अब इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो ये है कि ये पूरे वर्ल्ड में एक मार्केट है, सिंगल। ठीक है, तो सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया जो इसका प्लस पॉइंट है, वो ये है कि इस मार्केट में हम लोग कनेक्ट जब होते हैं, तब हम पूरे वर्ल्ड के साथ में होते हैं। द होल वर्ल्ड कनेक्ट इन द वन मार्केट ओनली। सो ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। वही इसका प्लस पॉइंट बताता है कि एक दिन का टर्नओवर इसका लगभग $6 ट्रिलियन है। $6 ट्रिलियन अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि अलग अलग कंट्रीज की जो इकोनॉमी है, ठीक है, US की इकोनॉमी जो है वो 10 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। ये मार्केट एक दिन में US की जो इकोनॉमी है उसका लगभग 70% अकेला एक दिन में प्रोडक्ट कर देता है। सो सबसे बड़ा ये इसका प्लस पॉइंट है। और दूसरा, जो फॉरेक्स शब्द है वो कहाँ से आया, मैं आपको थोड़ा सा वो डिटेल दे देता हूँ। जनरली क्या होता है, हम लोग जब भी फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि उस कंट्री में जाकर हम हमारी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, जिस कंट्री में हम लोग गए हैं वहां पे। जैसे आप इंडिया से US गए, तो सबसे पहले INR को US में कन्वर्ट कराओगे। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट से निकलने के बाद आपको टैक्सी का बिल देना पड़ेगा, फिर आपको होटल में टिप देनी पड़ेगी, और जो भी एक्सपेंसेस करेंगे आपको वहां की लोकल करेंसी में करना है। ठीक है, सो जब आप INR टू USD एक्सचेंज कराते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ओके, फॉरेन एक्सचेंज उसको बोलते हैं हम। वही फॉरेन एक्सचेंज को जब आप इलेक्ट्रॉनिकली करो, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज आप कर रहे हैं वो फिजिकली कर रहे हैं, रुपीज को दे रहे हैं और बदले में डॉलर ले रहे हैं एक्सचेंज में। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जब हम जो एक्सचेंज करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। यहाँ पे आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और उस ट्रेडिंग अकाउंट में आप बाय सेल करते हैं, तो वो भी एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। तो फॉरेन एक्सचेंज से ही शब्द बना है फॉरेक्स। फॉरेन से लिया फो और एक्सचेंज से लिया एक्स। ठीक है, सो ये हम हमेशा ध्यान रखें कि फॉरेक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप जो मैंने स्क्रीन शेयर किया, आप देख सकते हो कि जैसे $1 की जो वैल्यू है वो क्या क्या है। तो यूरोपियन यूनियन का देख लीजिए आप, चाइनीज युआन की वैल्यू और इंडियन रुपीस का वैल्यू। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। सेकेंडली डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी को आप किस कंट्री की इकोनॉमी से कंपेयर कर रहे हो। देखिए, इंडिया और US, अगर हम इन दोनों इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं तो दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। नो डाउट हम भी जानते हैं US सुपर पावर है,
यूएस की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है, ठीक है। तो अगर यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस का हम एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज का जो रेट है वो आज की तारीख में 76 रुपीज के आसपास बैठता है। मतलब $1 की वैल्यू 76 इंडियन रुपीज है। सो ये क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप किस इकोनॉमी के साथ में अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हो, तो वो उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद में जैसे हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम है वो किस तरीके से बात होती है, कि वॉल्यूम किस तरीके से ज़्यादा मैटर करता है। हम देख रहे हैं कि हमने वर्ल्ड के जितने भी बड़े स्टॉक एक्सचेंज है उसको कंपेयर किया फॉरेक्स मार्केट से। तो लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, ये 3 दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे अलग अलग कंट्री का इन्वेस्टमेंट आता है और काफ़ी इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं। लेकिन इनका एक दिन का टर्नओवर लंदन का हम देखें तो 7.2 बिलियन, टोक्यो का देखते हैं तो 18.9 बिलियन, और न्यूयॉर्क का देखते हैं तो 22.4 बिलियन डॉलर इन अ डे। और उसके सामने अगर हम कंपेयर करते हैं फॉरेक्स मार्केट के टर्नओवर को, तो इन अ सिंगल डे 5 ट्रिलियन क्रॉस। ये डेटा एक्चुअली 2016-17 का है। सो ये जो डेटा है, मैं 6 ट्रिलियन बोला था पहले, तो वो इसीलिए क्योंकि ये डेटा अब नाउ 6 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो अगर हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा, इतना बड़ा अगर वॉल्यूम क्रिएट होता है तो इस मार्केट में सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो इस मार्केट में सबसे बड़ा फायदा ये है कि जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होता है वहाँ मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, जहाँ मूवमेंट ज़्यादा होते हैं उतनी ही प्रॉफिट पोटेंशियल भी हमारा बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ी खास बात है। और एक चीज़ और भी है कि ये जो मार्केट है, ये मार्केट स्टॉक मार्केट से लगभग 200 टाइम बिगर है, लेकिन सारा का सारा जो वॉल्यूम जनरेट होता है फॉरेक्स वो सारा का सारा वॉल्यूम केवल और केवल रिटेल ट्रेडर जनरेट नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। जैसे जैसे हम आगे ट्रेनिंग बढ़ेगी हमारी, ये सारी चीज़ें हम आएगी और हम उसको डिस्कस करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे आती है? ये जो 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन का जो टर्नओवर है उसमें से केवल 5 से 6% जो वॉल्यूम है वो रिटेल ट्रेडर क्रिएट करते हैं, यानी 300 से 400 बिलियन डॉलर का, ठीक है। और ये भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ये भी बहुत बड़ा वॉल्यूम है, क्योंकि अगर आप न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन से भी कंपेयर करोगे तो रिटेल ट्रेडिंग का वॉल्यूम भी इनसे कम से कम भी 5 गुना ज्यादा है। तो देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस मार्केट में काम करने का है वो यही है कि यहाँ पे हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटी है वो अनलिमिटेड है, कोई इसकी लिमिट नहीं है। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको फॉरेक्स का ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया कि है क्या फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। लेकिन जब काम करने की बात आती है तब ये आती है कि हम इसमें काम क्या करेंगे, हम इसमें क्या ट्रेड करेंगे। तो सिंपल आंसर है मनी। हम पैसों को ट्रेड करेंगे, हम पैसे से पैसा बनाएंगे एक तरीके से। कैसे? देखिए, यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी चीज को हम फिजिकल बाय सेल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूजन लगता है कि फिजिकल नहीं हो रहा है, लेकिन ये सारा इलेक्ट्रॉनिकल हो रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि किसी कंट्री की कोई भी कंपनी के अगर आप शेयर को बाय करते हो, जैसे मान लीजिए आपने टाटा कंपनी के शेयर को बाय किया, तो टाटा कंपनी के शेयर को जब आप बाय करते हो तो आपके बाय किए गए शेयर की जो वैल्यू है उसके बराबर उस कंपनी में आप पार्टनर बन जाते हो एक तरीके से, ठीक है। जैसे टाटा कंपनी में मान लो आपका पोर्टफोलियो लगभग 5 लाख का है, तो 5 लाख की वैल्यू के जो शेयर्स हैं उतनी वैल्यू के कंपनी के आप पार्टनर होते हो। तो उसी हिसाब से, उसी तरीके से सेम करेंसी में भी ये बात लागू होती है कि आप किसी भी कंट्री की करेंसी को जब बाय करते हो तो उसकी इकोनॉमी के अंदर आप उतने के कंट्रीब्यूटर बन जाते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हमें इसको देखना होता है। और दूसरी बात यह है कि इन जनरल द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी वर्सेस अदर करेंसी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ दैट कंट्रीज इकोनॉमी। देखिए, सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको एक अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि यूएसडी आईएनआर इज इक्वल टू 76 रुपया, जो आज का रेट चल रहा है, ठीक है। मतलब एक यूएसडी की वैल्यू है 76 आईएनआर। तो यहाँ पे क्लियर ये दिखने वाली बात है कि यूएसडी की वैल्यू आईएनआर से कहीं ज्यादा है। तो ये लाइन जो हमको समझा रही है वो यही है कि एक्सचेंज रेट वर्सेस करेंसी वर्सेस अदर करेंसी क्या है। तो वो ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द कंडीशन ऑफ दैट कंट्रीज इकोनॉमी। ये बताता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी की
वैल्यू कितनी है कंपेयर टू अदर कंट्री इकोनॉमी। सो यहाँ पे हम लोग इस चीज का पता लगाते हैं। अब जब आप इसमें काम करेंगे तो आपके सामने अलग अलग करेंसीज आएंगी, और आपको फिर ये दिखाना, यानी आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन सी करेंसी है जो सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है। तो देखिए, दुनिया में जो सबसे ज्यादा ट्रेड की जाने वाली करेंसीज, यहाँ पे ध्यान देना शब्द पे, मैं करेंसी की बात कर रहा हूँ, करेंसी पेयर की नहीं। तो करेंसीज कौन सी है जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास और ट्रेड किया जाता है? तो पहला है यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, सेकंड है यूरोपियन यूनियन का यूरो, उसके बाद है ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, देन स्विट्जरलैंड का CHF फ्रैंक यानी, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD, कैनेडियन डॉलर CAD, NZD न्यूजीलैंड डॉलर, और JPY यानी जापानीज येन। ठीक है, तो ये 8 करेंसीज को हमने कहा है मेजर करेंसीज। अब मेजर करेंसी क्यों कहा है? तो देखिए, आप ये जो भी 8 कंट्री को मैंने आपके नाम बताया आपको, वो आप देख लीजिए कि वो कंट्री कैसी इकोनॉमी है। वो सारी इकोनॉमी आज की तारीख में डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इनका फाइनेंशियल मार्केट बहुत अच्छा है, इनका हर चीज का फैसिलिटी बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग जो हैं वो अलग ही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिजनेस हाउसेज जो हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं कंट्रीज से निकल कर आती है। तो देखिए, जहाँ पे जो कंट्री ग्रोथ करती है तो उसके ऊपर इन्वेस्टर का भरोसा ज्यादा होता ही है, क्योंकि वहां पर रिटर्न भी उनको उतना मिलता है, इसीलिए इनको मेजर करेंसीज कहा गया है। लेकिन यहाँ पे हमको ये बात ध्यान रखनी है कि हम जब भी ट्रेड करेंगे ना, तो कभी भी किसी करेंसी में अकेले नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ट्रेड जो करेंगे वो करेंसी पेयर में करेंगे। जैसे करेंसी पेयर में क्यों ट्रेड करेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है, शेयर मार्केट में क्या होता है कि आप गए, आपने सीधा रिलायंस का या टाटा का या इन्फोसिस का आपने कोई भी शेयर को बाय कर लिया। ठीक है, पैसा दिया, पैसा कटता है, बाय हो जाता है, सिंपल है। लेकिन जब आप करेंसी में काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपको हमेशा पेयर में काम करना है। क्यों पेयर में काम करना है? देखिए, पहली चीज तो ये कि हम अगर किसी करेंसी को अदर करेंसी से कंपेयर नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलना है कि दोनों करेंसी की वैल्यू कितनी डिफरेंस है या नहीं। जैसे INR USD, अब INR को हमने USD के साथ कंपेयर किया, तब जाके हमको पता चला कि दोनों की वैल्यू में कितना डिफरेंस है। सो उसी तरीके से करेंसीज आर ऑलवेज ट्रेडेड इन पेयर। ठीक है, सबसे पहला जो करेंसी पेयर हम देख रहे हैं, मेजर करेंसी पेयर हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को कि मेजर करेंसी पेयर को मेजर क्यों कहा गया है। तो देखिए, ऊपर ये जितनी 8 करेंसी मैंने आपको बताई थी मेजर करेंसीज, इनके सबके आपस में डॉलर के साथ में आप पेयर बना देंगे तो वो मेजर करेंसी पेयर हो गया। जैसे यूरो USD, GBP USD, USD CHF, AUD USD, USD CAD, NZD USD और USD JPY, यही सारे पेयर आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखिए, ठीक है, तो ये आपस में इनके पेयर जो बने, इनको मेजर करेंसी पेयर कहा गया है, क्योंकि ये सारी मेजर करेंसीज के अंदर आने वाली इकोनॉमीज है। ठीक है, तो मेजर करेंसी पेयर को मेजर एक बार इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जितना भी फॉरेक्स का दिन का जो भी ट्रांजेक्शन होता है, उसमें सबसे ज्यादा शेयर जो होता है वो मेजर करेंसी पेयर्स का ही होता है। और यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं कि ये जितने पेयर आप देख रहे हैं उसमें से सब में से डॉलर जो है वो कॉमन है, हर पेयर के साथ डॉलर है। डॉलर तो कौन सा? तो US डॉलर। उसके बाद में जो सेकंड टाइप है मेजर करेंसी पेयर के बाद में, वो है मेजर क्रॉस करेंसी पेयर या माइनर करेंसी पेयर। देखिए, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है इसको, आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिए कि पहला है मेजर करेंसी पेयर और दूसरा है माइनर करेंसी पेयर या मेजर क्रॉस करेंसी पेयर। दोनों में से जो आपको याद है। देखिए, सिंपल है कि ये जो मेजर करेंसी पेयर हैं, इसमें से आप डॉलर को हटा लीजिए, डॉलर इसमें नहीं है, और बाकी के जो करेंसी बचती है इनके आपस में पेयर बना देंगे तो वो हो गया मेजर क्रॉस करेंसी पेयर या माइनर करेंसी पेयर। जैसे आप देखो तो यूरो GBP, यूरो JPY, यूरो CHF, यूरो CAD, यूरो AUD और यूरो NZD, तो ये यूरो के क्रॉस पेयर हो गए। अब GBP के तो क्या होगा? तो यूरो GBP, GBP JP, GBP NZD, ये हो गए GBP के क्रॉस पेयर। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए,
ये आपके साथ में यूरो, जेपीवाई और जीबीपी, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, केवल वही पेयर आपके सामने बताए गए हैं। यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, यूरो कैड, यूरो यूडी, यूरो एनजेडी, यूरो जेपीवाई, देन फिर जीबीपी के और जेपीवाई के। ठीक है, तो ये कौन से पेयर होगा? ये होगा क्रॉस करेंसी पेयर। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर आता है उसको हम कहते हैं एक्सोटिक करेंसी पेयर। एक्सोटिक करेंसी पेयर का मतलब ये है कि वो करेंसीज जो एक तरीके से इमर्जिंग इकोनॉमी है, और दूसरा उसका पहचान ये है कि ये फॉरेक्स में नहीं है, यानी फॉरेक्स मार्केट में जिनकी नई एंट्री होती है उनको एक्सोटिक करेंसी में भी रखा जाता है। तो ये कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये है एचकेडी यूएस, एचकेडी यानी हांगकांग डॉलर, टीआरवाई यानी टर्किश लीरा, एनओके नॉर्वेजियन क्रोन, जार साउथ अफ्रीकन रैंड, उसके बाद एसी के स्वीडिश क्रोन, डीके के डेनमार्क क्रोन, और एसजीडी सिंगापुर डॉलर। इनके अगर डॉलर के साथ पेयर बनते हैं और यूरो के साथ पेयर बनते हैं तो ये एक्सोटिक करेंसी। हमको ध्यान रखना है कि एक्सोटिक करेंसी पेयर में जब हम सेल्फ ट्रेडिंग करेंगे तब हमको ध्यान रखना है कि ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि देखिए, ये जितने भी करेंसी पेयर हैं ये सारे नए पेयर हैं, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्चुअली ज्यादा लगती है, स्प्रेड इसमें ज्यादा होता है। केवल नॉलेज के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्यों है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक चीज और, यहाँ पे हमने ये चीज देखी कि फॉरेक्स में जब हम ट्रेड करेंगे तो हमें किस में ट्रेड करना है, और कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जो हम ट्रेड करते टाइम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट $6 ट्रिलियन का है, तो इस मार्केट में हम ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, ये जो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, इसको हम एक तरीके से ओटीसी मार्केट बोलते हैं। अब ओटीसी का मतलब क्या होता है? देखिए, ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर। ठीक है, ओवर द काउंटर का मतलब काउंटर पे बात नहीं होगी कुल मिला के। ओवर द काउंटर का मतलब ये है कि जो भी काम होता है वो पूरी तरीके से इंटर बैंक चैनल से चलता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट में जब काम करते हो तो वो होता है सेंट्रलाइज मार्केट। ठीक है, सेंट्रलाइज क्यों? क्योंकि जितने भी ब्रोकर होते हैं उनके ऊपर एक एक्सचेंज होता है और एक्सचेंज का एक डेटा सर्वर होता है। ठीक है, आप जो भी ट्रेड लगाते हो वो सारा ब्रोकर के थ्रू होते हुए, एक्सचेंज में होते हुए वो डेटा सर्वर में जाता है। ठीक है, उसको सेंट्रलाइज मार्केट कहते हैं, क्योंकि वहां पर एक एक्सचेंज है और बाकी सारे ब्रोकर हैं। तो आप अगर मोतीलाल ओसवाल में काम करोगे या एंजल ब्रोकिंग में काम करोगे या शेयर खान में काम करो, आपको हर जगह किसी भी शेयर की प्राइस आपको एक ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जो भी रेट आ रहा है वो एक ही एक्सचेंज से आ रहा है, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइज मार्केट। ठीक है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट जो है वो डिसेंट्रलाइज मार्केट है, वो सेंट्रलाइज नहीं है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रेट्स आते हैं वो अलग अलग बैंक से आते हैं। वो बैंक जो है वो अलग अलग लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, और उन लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स से जुड़े हुए अलग अलग ब्रोकर होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे सामने 4 ब्रोकर के टर्मिनल अगर हम खोल के रखेंगे तो कई बार यूरो यूएसडी का प्राइस किसी में 1 पिप ज्यादा होता है, किसी में 1 पिप कम होता है, या ऐसे डिफरेंसेस हमको देखने मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज मार्केट है, वो सेंट्रलाइज नहीं है। फॉरेक्स के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको किसी एक डेटा सर्वर में या किसी एक एक्सचेंज के अंदर लाना अपने आप में टफ काम है। ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ट्रेड एक दिन में लगते हैं। इतना बड़ा सर्वर ही अपने आप में कैपेसिटी को उठाना मुश्किल है। सो इसलिए इस मार्केट को ओटीसी मार्केट और इंटर बैंक मार्केट कहा गया है। जैसे ओटीसी मार्केट मैंने आपको पहले ही बताया कि सेंट्रलाइज नहीं होता है, वो डिसेंट्रलाइज मार्केट होता है। और उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि जो स्टॉक मार्केट होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, सेंट्रलाइज मार्केट होते हैं, उनके एक सेंट्रल एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से है। जैसे मान लीजिए कि हम ट्रेडिंग को थोड़े डेटा पे नज़र डालते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए, पहला अगर हम देखते हैं
कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी करेंसी आती है, तो देखिए सबसे पहला जो है वो है डॉलर, टोटल 84.9% यानी क्लोज टू 85% के बराबर यूएसडी आता है। देन उसके बाद यूरो 39.1%, देन जेपीवाई, देन जीबीपी, देन एयूडी, सीएचएफ, कैड 5.3% और बाकी 25% में सारे आ गए। ठीक है, सो आप एक बार गौर करिए कि जनरली हम लोग परसेंटेज कितने में निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 84 प्लस 39 90 20, ये तो 100 से भी ज्यादा हो गया। ऐसा कैसे? कोई बता सकता है इसका मतलब मुझे कि ये क्यों ऐसा है कि हम लोग 100 में से परसेंटेज नहीं निकाल कर आउट ऑफ 200 निकाल रहे हैं? देखिए आउट ऑफ 200 हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि करेंसीज आर ऑलवेज ट्रेडेड इन पेयर। तो एक करेंसी का 100 दूसरी करेंसी का 100, तो टोटल 200 में से हमने देखा है, तो 200 में जब यूएसडी की वैल्यू 85% आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि 10 में से, यानी अगर टोटल 10 ट्रांजेक्शन अगर हम देखते हैं तो हर 10 ट्रांजेक्शन में से 8 ट्रांजेक्शन के अंदर यूएस डॉलर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है। इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आप कोई भी ट्रेड देख लीजिए टोटल, उसमें से हम देखते हैं कि टोटल 84.9% यानी क्लोज टू 85, और अगर हम 10 में से बात करते हैं तो 10 में से 8 ट्रांजेक्शन में डॉलर इन्वॉल्व रहता है, उसके बाद यूरो जो लगभग 40% के आसपास है, देन जेपीवाई। तो अगर हम देखते हैं कि यूरो यूएसडी को ही देख लो आप, केवल अगर इस कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करो तो यूरो यूएसडी को देख लो तो टोटल लगभग 40% तो यूरो यूएसडी कवर कर लेते हैं टोटल ट्रांजेक्शन का, और बाकी सारी करेंसियां फॉलो करती। तो हम देखते हैं कि डॉलर को हमेशा एक अलग ही ट्रीटमेंट मिला है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल पे हो, और फॉरेक्स में तो उसका अलग लेवल है ही, क्योंकि मेजर करेंसी पेयर में वही है, एक्सोटिक करेंसी पेयर में वही है, इवन हर चीज में हम यहाँ देख रहे हैं कि करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूएस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि यूएस का इतना बड़ा रोल क्यों है, क्या एक ऐसा रीजन है जिसमें यूएस को इतनी ज्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं? तो देखिए इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि डॉलर को एक तरीके से फॉरेक्स मार्केट का किंग कहा गया है, कि ये जो करेंसी है वो एज अ किंग, डॉलर जो है वो एज अ किंग फॉरेक्स मार्केट में काम करता है। क्यों काम करता है? तो उसके लिए मैं आपको एक डेटा और थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। अब वो डेटा है क्या, तो ये देखिए, वो डेटा है करेंसी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखिए हर कंट्री जो है, हर कंट्री वो अपना एक विदेशी मुद्रा भंडार रखती है। विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। विदेशी मुद्रा भंडार काम आता है आपके फॉरेन जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं उनके पेमेंट के लिए काम आता है। इसके अलावा हर कंट्री अपना एक रिस्क फंड रखती है, जिसमें कि अगर मान लीजिए किसी कंट्री की अगर इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है तो वो क्या करेगी, तो विदेशी मुद्रा भंडार में जनरली अलग अलग कंट्रीज की करेंसी को रखा जाता है, ताकि वो बाद में जाके कभी प्रॉब्लम आई तो उस करेंसी के बदले एक्सचेंज करके वो गोल्ड भी खरीद सकती है। सो यहाँ पर मैं ये आपको ये जो चार्ट दिखा रहा हूँ उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि पूरे दुनिया में जितनी भी करेंसी है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उनको अगर हम इकट्ठा करें तो उसमें से 62% तो अकेला डॉलर निकलेगा। मतलब कि दुनिया में जितना भी करेंसी चल रहा है उसमें से 60.7% तो अकेला डॉलर है। देन उसके बाद यूरो है 20.2%, उसके बाद है चाइनीज युआन 1.2%, देन आता है पाउंड 4.9%, उसके बाद में ऑसी डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 4.5%, 1.8% के साथ में कैनेडियन डॉलर है, 2% के साथ में, 0.2% के साथ में स्विस फ्रैंक है, और बाकी 2.5% में दुनिया की सारी करेंसी आ गई। ठीक है, तो ये एक और आपके सामने एग्जाम्पल है कि डॉलर की कितनी बड़ी वैल्यू है दुनिया में। और इवन मैं आपको इंडिया का भी एग्जाम्पल दे दूं कि इंडिया में कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं
यहाँ पे अगर आपके पास में रुपीज नहीं है, अगर आपके पास में डॉलर है, तो वो डॉलर भी आपसे ले लेंगे। लेकिन वही रुपीज लेकर आप बाहर जाइए, ले लेंगे, शायद ही कोई होगा। तो देखिए, कोई भी कंट्री होती है, उसकी करेंसी की वैल्यू से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि उस कंट्री की ताकत कितनी, ठीक है, जरूरी हो जाती है। ठीक है, और कुछ रीजन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीजन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली हम भी देखते हैं कि घर में अगर सबसे बड़ा भाई सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, तो उसका एक अलग ही रेस्पेक्ट होता है पूरी फैमिली में। तो यहाँ पर यूएस के साथ भी सेम है। देन सेकेंड ये है कि यूएस डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। वो है रिजर्व करेंसी का मतलब ये है कि जो कंट्रीज हैं वो इन करेंसियों को अपने रिजर्व में रखती है। क्यों रखती है? देखिए, उसके दो तीन रीजन है। पहली चीज तो ये कि जो ओपेक कंट्री है, ठीक है, जो ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, जो ऑयल पैदा करती है, उन्होंने गोल्ड की, अरे सॉरी, डॉलर के ऊपर अपनी ऑयलिंग की प्राइसिंग तय कर दी। तो देखिए, ओपेक कंट्री जो है, जैसे मान लीजिए उसमें सऊदी अरेबिया, अब सऊदी अरेबिया से अगर इंडिया को ऑयल खरीदना है, ठीक है, तो इंडिया को डॉलर पे करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी की करेंसी भी डॉलर नहीं है और इवन इंडिया की करेंसी भी डॉलर नहीं है। लेकिन क्योंकि प्राइसिंग जो तय होती है वो होती है डॉलर में तय, इसलिए आपको डॉलर रहना जरूरी है। तो इंडिया का जो सबसे बड़ा इंपोर्ट का बिल है वो ऑयल का ही आता है। इसीलिए रिजर्व करेंसी भी इसको कहा गया है, हर कंट्री चाहती है उसको रखना, क्योंकि ऑयल की नीड सबको है। उसके बाद एक यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। अब देखिए कि अगर किसी भी कंट्री को डॉलर की जरूरत है, अगर मान लीजिए कि वो चाहती कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर रहे, तो वो खुद छाप तो सकती नहीं है, क्योंकि वो छापने का अधिकार तो केवल यूएस की फेडरल रिजर्व बैंक को है। तो दूसरी कंट्रीज क्या करेगी, वो यूएस के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, ताकि वहां से जो भी रिटर्न आता है वो डॉलर में उनको मिले। तो इसीलिए वहां पे जो फाइनेंशियल मार्केट है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला फाइनेंशियल मार्केट होता है। देन उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स हैव द स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। कोई कंट्री आगे तभी बढ़ती है जब उसका पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो, वहां पे जो भी सरकार आ रही है वो अपनी पॉलिसीज को लागू करे, वो अपना टर्म करे, वो अपना टर्म को 4-5 साल पूरा करे आराम से, तो ही वो अपनी पॉलिसी को लागू कर पाती है। वरना हम पड़ोस में हालत देख ही रहे हैं पाकिस्तान में, जब भी स्टेबिलिटी आने की बात होती है वहां पर तो सीधा तख्ता पलट हो जाता है, सैनिक लोग आ जाते हैं, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम के कारण भी है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। दुनिया की जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो यूएस के पास में आर्म्स एंड एम्यूनेशन खरीदने जाती है। इसके बाद है कि यूएस मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मेनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑयल, ठीक है, तो ऑयल के लिए आपको डॉलर में ही आपको परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप गोल्ड को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप गोल्ड को खरीदना चाहते हैं तो भी आपको डॉलर में ही पेमेंट करना रहेगा। ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में किसी को भी अगर गोल्ड परचेस करना हो तो डॉलर में रहेगा। तो हम देखते हैं जाओ यूएसडी का जो चार्ट होता है वो अलग तरह की वॉलेटिलिटी दिखाता है। सो ये सारी चीज बहुत अपन को जनरली ट्रेडिंग में काम नहीं आएगा ये सारी चीज आपको, लेकिन ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करोगे तब ये ऊपर क्यों गया, ये नीचे क्यों आया, वो जानने के लिए ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि डॉलर की इतनी वैल्यू क्यों है, क्यों डॉलर को उतना ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब कम आएगी। आज के सेशन के लिए हम इतना ही, लेकिन हम स्टार्ट हमने यहाँ पे किया है, यहाँ से आगे बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे हम लोग ट्रेडिंग कैसे की जाती है, क्या क्या चीजें होती है, उस पर आगे बढ़ेंगे। लाइव ट्रेडिंग मैं आपको बताऊंगा कि लाइव ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, टर्मिनल का नॉलेज पूरा आपको आएगा। इसके अलावा
फंडामेंटल एनालिसिस जिसमें कौन से डेटा पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस आएगा जिसमें चार्ट एनालिसिस आपको आएगी। आपको कैंडलस्टिक एनालिसिस में पूरा बताऊंगा कि कैंडल्स को कैसे हम देखते हैं, क्या करते हैं। इसके अलावा चार्ट की जो इंडिकेटर्स होते हैं, हम कैसे इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं और उनसे बाय सेल हम सीख सकते हैं। इसके अलावा रिस्क और मनी मैनेजमेंट पे भी हम आएंगे कि रिस्क और मनी मैनेजमेंट यूज करके कैसे हम हमारे अकाउंट को मिनिमम लॉस पे ला के खड़ा कर सकते हैं, कि हमें जो लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है। अब ऐसा अगर कोई बोलता है कि लॉस नहीं होगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पर हाँ ये जरूर है कि अगर आपको लॉस ज्यादा होता है तो लॉस को हम कम से कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ाने की बात हम कर सकते हैं कि प्रॉफिट बढ़े और लॉस कम से कम हो। उसके बाद में हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे भी बात करेंगे, कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कैसे काम करती है। तो ये पूरा एक हमारा कोर्स है जो कि आज शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग इसको सीखना चाहते हैं वो सेशन बाय सेशन बने रहेंगे। बीच में कोई भी सेशन आप छोड़िए मत। वो बात अलग है कि आपको हर सेशन का जो हम मटेरियल है प्लस साथ में रिकॉर्डिंग, ये दोनों आप तक मिल जाएगी। लेकिन लाइव सेशन का एक अलग ही आपको मजा आएगा कि किस तरीके से वो चल